क्या आप जानते हैं कि 2024 दुनिया का सबसे गर्म साल रहा? या ये कि भारत ने पिछले साल 280 दिन हीट वेव के रिकॉर्ड किए। अब हमारे देश में लोग छतों पर सोलर पैनल लगा रहे हैं, किसान क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप्स उगा रहे हैं और तटीय इलाकों में मैंग्रोव लगाए जा रहे हैं। भारत अब क्लाइमेट चेंज से बचने के साथ साथ एडेप्टेशन की स्ट्रैटेजी अपना रहा है। मैं प्रतीक हूं और आज हम इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 10 जलवायु और पर्यावरण पर फोकस करेंगे। चाहे आप छात्र हो, किसान हो या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये जानकारी आपके लिए है। दुनिया में क्लाइमेट चेंज का प्रभाव बढ़ रहा है। पहली बार 2024 में ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर ने 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का आंकड़ा पार कर लिया। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव डेवलपिंग कंट्रीज पे पड़ता है, जबकि इस समस्या में उनका योगदान सबसे कम है। भारत के लिए स्थिति और भी गंभीर है। भारत दुनिया के क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी वाली कंट्रीज में 7वां आता है। हमारी इकोनॉमी का 1/3 हिस्सा क्लाइमेट पे डिपेंडेंट है और इसीलिए क्लाइमेट चेंज की समस्या हमारे लिए काफी ज्यादा प्रभावशाली है। अब देखते हैं विकसित देशों की नाकामियों की ओर। G7 की एनर्जी क्राइसिस। बर्लिन की 67 वर्षीय मार्टा म्यूलर को पिछली सर्दियों में एक गहरा सदमा लगा जब उनका मासिक एनर्जी बिल 300 यूरो की जगह 520 यूरो आया। वो कहती हैं कि मैंने पूरी जिंदगी बहुत मेहनत करके काम किया है, पर अब मुझे अपने घर में ही गर्म कपड़े पहनकर बैठना पड़ता है क्योंकि हीटिंग का बिल महंगा हो गया है। मार्टा म्यूलर की कहानी जर्मनी के करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इकोनॉमिक सर्वे एक चौंकाने वाली सच्चाई उजागर करता है। वेस्टर्न वर्ल्ड का रैपिड एनर्जी ट्रांजिशन का गोल बहुत महंगा साबित हुआ है। अब इस विश्लेषण को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि G7 देशों में फॉसिल फ्यूल की निर्भरता की वास्तविकता क्या है। इकोनॉमिक सर्वे के चार्ट तो बताते हैं कि G7 देशों में अभी भी फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता बहुत ज्यादा है। 1992 में कनाडा में प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन में फॉसिल फ्यूल का कंट्रीब्यूशन 62.2% था, जो कि 2023 में घटकर 65% हो गया है। जर्मनी में यही आंकड़ा 92 में 87% था, जो कि 31 साल बाद भी अभी भी 76% है। यह दर्शाता है कि पूरे 31 साल के एनर्जी ट्रांजिशन के बाद भी स्थिति वही है। फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंस अभी भी बनी हुई। इस सब के बाद बिजली की कीमतों में एक विस्फोटक वृद्धि आई, जिससे कि आम आदमी की जिंदगी पर एक गहरा असर पड़ता है। इकोनॉमिक सर्वे के चार्ट एक डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। फ्रांस में 1979 में होलसेल एनर्जी प्राइस 3.19 यूरो पर मेगावाट आवर थी, जो बढ़कर 2019 तक 38 यूरो पर मेगावाट आवर तक पहुंची थी। पर रैपिड एनर्जी ट्रांजिशन के बाद 2022 के अंत तक यह आंकड़ा 500 यूरो पर मेगावाट आवर तक पहुंचा। उसके बाद यह नॉर्मलाइज हुआ 150 और अब 80 पर पहुंच चुका है, पर यह प्री क्राइसिस लेवल से काफी ज्यादा है। जर्मनी में 2022 में एनर्जी कॉस्ट्स 31% से बढ़ गई। इससे एक औसत 3 सदस्यीय परिवार जो सालाना एनर्जी बिल पे 4100 यूरो खर्च करता होगा, उसे 5400 यूरो खर्च करना पड़ा, यानी हर एक महीने में 100 यूरो ज्यादा। विकसित देशों का यह ग्रीन ट्रांजिशन का प्रयोग महंगा साबित हुआ है। G7 देश अपनी एनर्जी के लिए अभी भी 75% फॉसिल फ्यूल पर रिलाय करते हैं। जर्मनी का बिजली का बिल 17 गुना से बढ़ गया है और सरकारों की नीतिगत विफलता का बोझ आम आदमी उठा रहा है। यह दर्शाता है कि तेज बदलाव के बजाय एक बैलेंस्ड एनर्जी पॉलिसी की आवश्यकता है। पेरिस समझौते से बाकू तक डेवलप्ड कंट्रीज की एक टूटे वादों की कहानी है। आर्थिक सर्वेक्षण विकसित देशों के कमिटमेंट्स की कड़ी आलोचना करता है। नवंबर 2024 में बाकू में हुए COP29 सम्मेलन के परिणाम विकासशील देशों के लिए निराशाजनक रहे। सर्वेक्षण स्पष्ट रूप से बताता है कि विकसित देश अपने ही नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस या NDCs में 38% से पीछे रह गए। ये उनकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी का नेतृत्व नहीं दर्शाता, उनके लैक ऑफ कमिटमेंट एंड इनएडिक्वेट मीन्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन को दर्शाता है। बाकू में विकसित देशों ने 2035 तक $300 अरब देने की घोषणा की। यह आंकड़ा आवश्यक 5.1 to 6.8 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े से 5% से भी कम है। आर्थिक सर्वेक्षण इसे पेरिस समझौते के जनादेश के साथ एक महत्वपूर्ण असंगति बताता है। तो भारत इसमें क्या कर रहा है? आइए देखते हैं भारत की एडेप्टेशन की रणनीति। एडेप्टेशन मतलब वो काम, स्ट्रैटेजी, एक्शन या इन्वेस्टमेंट जो क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए किए जाते हैं। भारत 2016 में अपने GDP का 3.7% एडेप्टेशन पे खर्च करता था।
2022 तक यह आंकड़ा 5.6% हो गया। इसका मतलब हमारे जीडीपी का हर 18वां रुपया हम क्लाइमेट चेंज पर खर्च करते हैं। गुजरात के भावनगर की प्रिया पटेल एक सिलाई की दुकान चलाती हैं। पहले लोड शेडिंग के कारण वो दिन में काम नहीं कर पाती थी। अब सोलर पैनल लगाने के बाद वो पूरे दिन काम कर सकती हैं और हर महीने 5,000 रुपए अतिरिक्त कमा पाती हैं। भारत ने एक मल्टी फैसेटेड अप्रोच दिखाते हुए 2177 क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप्स के वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं। 121 जिलों में नई तकनीकों का प्रदर्शन किया है। शहरी नियोजन में लचीली फसलों को बढ़ावा दिया है। कर्नाटक के तुमकुर में शांता देवी ने मिष्टी योजना के तहत मैंग्रोव प्लांटेशन में भाग लिया। वो कहती हैं कि इससे उनके गांव में बाढ़ की समस्या कम हो गई है और उन्हें रोजाना 250 रुपए की आय भी मिलती है। भारत का मॉडल ये दिखाता है कि एडेप्टेशन केवल रक्षा नहीं बल्कि अवसर का भी साधन है। अब आइए देखते हैं भारत की ऊर्जा उपलब्धियों की ओर। सर्वेक्षण ये बताता है कि हमने रिन्यूएबल एनर्जी में काफी प्रोग्रेस की है। 2013-14 में नॉन फॉसिल फ्यूल से 20% ऊर्जा आती थी, जो कि 2022-23 तक 23% हो गई। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की कंट्रीब्यूशन 5.6% से बढ़कर 12% हो गई, दुगने से ज्यादा। भारत की कुल ऊर्जा क्षमता में नॉन फॉसिल फ्यूल की हिस्सेदारी 47% हो गई। ये दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर होने का परिणाम है। अब बिहार जैसे क्षेत्रों के गांवों में महिलाएं जो पहले से केवल घरों के काम करती थीं, अब सोलर ड्रायर लगा के फलों का बिजनेस कर पा रही हैं और हर महीने 8 से 10,000 रुपए कमाकर अपने पैरों पर खड़े हो पा रही हैं। तो क्या भारत केवल योजनाएं बना रहा है या जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्यान्वयन भी कर रहा है? आइए जानते हैं मिष्टी के बारे में। मिष्टी का मतलब है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स। इस योजना के तहत 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्रीय शासित राज्यों में 550 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में डिग्रेडेड फॉरेस्ट का मैंग्रोव से रेस्टोरेशन किया जा रहा है। इससे 2.3 करोड़ मैंडेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और 45 टन कार्बन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बनेगी। अब तक 22,500 हेक्टेयर की लैंड पर मैंग्रोव्स का रेस्टोरेशन हो चुका है। अब जानते हैं अमृत के बारे में। पहले शॉर्ट फॉर्म आया या लॉन्ग फॉर्म, ये मैं नहीं जानता, पर अमृत का मतलब है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस मिशन के तहत 785 स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स पूरे हुए, 3,631 वाटर लॉगिंग पॉइंट्स को समाप्त किया गया और 1,380 किलोमीटर नालियों का निर्माण हुआ है। इसके अतिरिक्त पार्कों का विकास और 5,000 एकड़ ग्रीन स्पेसेस बनाई गई। 320 से अधिक ग्रीन मोबिलिटी प्रोजेक्ट्स पूरे हुए और 500 किलोमीटर के पैदल पथ और साइकिल ट्रैक्स बनाए गए। पर इस मिशन के काफी सारे फेलियर्स भी रहे। लैंड एक्विजिशन, लोकल रेजिस्टेंस, परमिशंस और मैन पावर शॉर्टेज के चलते काफी सारे फंड्स अंडर यूटिलाइज्ड हैं। 52,000 करोड़ रुपए अंडर यूटिलाइज्ड फंड्स हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य है। अब तक या जनवरी 2025 तक 7 लाख घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर लगाया जा चुका है। इससे 30 गीगावाट की एनर्जी जनरेट करने की कैपेसिटी बनेगी। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करने की कैपेसिटी बनाई जानी है। इससे 2030 तक प्रति वर्ष 50 मिलियन मीट्रिक टन CO2 एमिशन कम होने की संभावना है। भारत केवल कार्बन एमिशंस पे फोकस नहीं कर रहा, पर उसके अब्जॉर्प्शन पर भी प्रोग्रेस कर रहा है। मेरा मतलब है कार्बन सिंक से। कार्बन सिंक वो आर्टिफिशियल या नेचुरल सिस्टम होते हैं जो जितना कार्बन एमिट करते हैं उससे कहीं ज्यादा कार्बन अब्जॉर्ब करते हैं। भारत का 2023 में कार्बन सिंक 30 बिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट था। 2005 और 2023 के बीच 2.29 बिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट एडिशनल कैपेसिटी बनाई गई। 2030 तक एस्टिमेटेड कार्बन सिंक 31.71 बिलियन टन होगा। तो नीति निर्माताओं के लिए क्या संदेश है? सर्वे के आधार पर कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश हैं, जैसे ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट और सपोर्टिव पॉलिसीज बनाना। एनर्जी पॉलिसी में एक डाइवर्सिटी और रिलायबिलिटी का मिक्सचर क्रिएट करना, जिससे कि हमें बिजली भी आती रहे और कॉस्ट भी कम रहे, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के साथ न्यूक्लियर एनर्जी और
कार्बन कैप्चर के साथ गैस जैसे एनर्जी सोर्सेज की यूज करना। तीसरा, ग्लोबली क्लाइमेट फाइनेंसिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और एक इक्विटेबल बर्डन शेयरिंग की वकालत करना। और चौथा, एडाप्टेशन की फाइनेंसिंग पर ध्यान देना। तो उद्यमियों और उद्योगों के लिए क्या नए अवसर हैं? ग्रीन टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और डिमांड में एनर्जी स्टोरेज, ग्रिड स्टेबिलिटी और माइक्रो इरिगेशन। एडाप्टेशन सर्विसेज में मैंग्रोव का रिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजास्टर रेडीनेस। और लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के चलते एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स और सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशंस। आर्थिक सर्वेक्षण यह भी बताता है कि कैसे छोटे छोटे व्यक्तिगत कार्य मिलकर एक बड़ा प्रभाव डालते हैं। तो लाइफ या लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के आंदोलन से जुड़ें। अपने स्तर पर एलईडी बल्ब का उपयोग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, साइकिलों का उपयोग करें, जल और ऊर्जा की बचत करें, वृक्षारोपण करें। ऐसे छोटे छोटे कार्य मिलकर एक बड़ा प्रभाव डालते हैं और बड़े लक्ष्य की तरफ जाने के लिए हमें मदद करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण का अध्याय 10 साफ बताता है कि भारत का जलवायु रुख न्यायपूर्ण, व्यावहारिक और आत्मनिर्भर है। भारत 3 तरह से काम कर रहा है। एडाप्टेशन स्ट्रैटेजी को अपनाना, यानी बदलते मौसम के साथ अपनी रणनीति बदलना। बैलेंस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी सिर्फ कोल या गैस पर डिपेंडेंट नहीं होना, बल्कि सोलर और विंड को भी अपनाना। और तीसरा, लाइफ आंदोलन से लोगों को जोड़ना। जहां विकसित देश अपने क्लाइमेट के वादों पर टिक नहीं पा रहे हैं, वहीं भारत आत्मविश्वास के साथ एक टिकाऊ और न्यायपूर्ण भविष्य की तैयारी कर रहा है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आपको हमारे इकोनॉमिक सर्वे के अलग अलग चैप्टर्स के विश्लेषण पसंद आते हो, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमें यह बताएं कि इस पूरी श्रृंखला में कौन सी पॉलिसीज ऐसी थीं जो आपको सबसे आकर्षक लगी। धन्यवाद।